जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, साथ ही यहाँ पर 2 ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा न्यूज़, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले मुख्य खबर कौन सी ऐसी है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है? वो है जीएसटी। वो है जीएसटी। जी, जीएसटी से क्या होगा? जीएसटी से बहुत कुछ होता है। समझिए कि शेयर के जो प्राइस है, जो सामान आप खरीद रहे हैं, उसके प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कंपनियों के मार्जिन पे बड़ा असर देखने को मिलता है इस जीएसटी की वजह से। जीएसटी अगर कम कर दिया जाए तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जी, ऐसा क्यों? देखिए, कल भी बताया था, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, उस पर 18% की जीएसटी लगती है। ए की बहुत सारी कॉम्पिटिटर कंपनी भी है। अब उसने कोई मार्केट में एक टी शर्ट निकाली, या मान लीजिए कुछ और कोई सामान निकाला, अब उसको वो बेचना चाहता है, ठीक है, वो महंगा है, ठीक है, तो हो सकता कोई दूसरी जगह चला जाए, हो सकता इसको ना खरीदे कोई। मान लीजिए टी शर्ट ही है, चलो छोड़ो, ये टी शर्ट हम नहीं खरीदते हैं, अभी सामान महंगा है, नहीं खरीदते। किसी ने देखा, देखकर चला गया, उसका मन था खरीदने में 200 रुपये का, लेकिन सारा कुछ लगा के उसको मिल रहा था 218 रुपये का, 220 रुपये का, 230 रुपये का। उसने कहा नहीं भाई, अभी नहीं खरीदते हैं, जब कभी सस्ता होगा, या अभी नहीं खरीदते, अभी हैं कपड़े, हम नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो वो एक तो कस्टमर चला गया, ठीक है, एक कस्टमर चला गया। दूसरा क्या है कि कंपनी फिर यहाँ पर ये सोचती है कि चलो एक काम करो, मुझे तो प्रॉफिट होता ही रहता है, ये 200 रुपये का जो भाव है टी शर्ट का, मैं 150 रुपये कर देता हूँ। वो 150 रुपये करेगा टी शर्ट का भाव, ठीक है, उसमें 18% की जीएसटी भी देगा। एक तो भाव कम किया, ऊपर से 18% की जीएसटी लेगा, तो ओवरऑल मिला के वो कस्टमर से ही, लेकिन असर तो पड़ता ना इन सारी चीज़ों का, क्योंकि 18% वो कस्टमर से भी लेगा तो वो उसके पास भी रह सकता है, उसके पास भी रह सकता है अगर वो प्राइस कम हो। अगर मान लीजिए 5% हो, तो 5% में आसानी से कोई ले भी सकता है, खरीदारी भी कर सकता है, उसका मार्जिन भी कम होगा, उसको भाव कम भी नहीं करना पड़ेगा। समझ बात आई? तो ये ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश आप करेंगे, थोड़ा सा अगर देखते हैं, तो जीएसटी से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है, प्रॉफिट पर असर पड़ता है, जीएसटी ज्यादा होने की वजह से। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा से सुन लीजिए। सिगरेट का भाव है, आप देखिए सिगरेट पे इतना इतना चार्ज लग जाता है, इतना इतना जीएसटी लगता है ना। सिगरेट महंगी महंगी बिकती है, ठीक है, तो कोई खरीदने के लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। कंपनी मालिक को भी देखना पड़ता है कि भाई इसके प्राइस करूंगा, उसकी बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ना। सोचिए, लोग अगर खरीदार कम होंगे तो प्रॉफिट पे सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मिला के आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जीएसटी से बहुत असर देखने को मिलता है। अगर कंपनियां जीएसटी सस्ती कर दें तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सामान खरीदने वालों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट पे भी असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जीएसटी, अगर जो मोदी जी ने बोला है कि हाँ दीपावली से हम जीएसटी को कम करने वाले हैं, तो रौनक देख सकते हैं आप, स्टॉक मार्केट के अंदर अलग ही रौनक देखने को मिली है। खासकर वो कंपनियां कौन सी जिनके प्राइस बड़े बड़े हैं प्रोडक्ट के, जैसे कि ऑटो सेक्टर की बात करें तो प्राइस आप देखेंगे महंगी महंगी गाड़ियां, ठीक है, और दूसरी चीज़ों को आप समझ लीजिए कि वहां पर तो चलेगा, लेकिन देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जीएसटी को कम करना पड़ेगा, सीधा फंडा है। क्योंकि लोग अगर जाएंगे दुकान पर, उनको महंगा मिलेगा, वो नहीं खरीदेंगे, तो बस दुकान पे ताले लगते नजर आएंगे, या फिर सामान कम बिकेगा, या एम्प्लॉय निकलते नजर आएंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से हमें टेंशन देखने को मिल रही है ग्लोबली, अमेरिका बोला नहीं भाई 25% का ही टैक्स लगाऊंगा, तो अपने मार्केट को ही अच्छा करना पड़ेगा, यहीं पर सब कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो जीएसटी की खबर के बाद पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर बात करें या दूसरी कंपनी के अंदर बात करें, अच्छी तेजी। अभी शेयर की बात करेंगे, 120-30 रुपए के आसपास काम करता था कंपनी जमुना ऑटो, बढ़िया कंपनी है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, बढ़िया कितनी भी हो, उसके बाद एक बार जब गिरावट हो जाती है तो बढ़िया से फिर वो घटिया ही बन जाती है, ठीक है। लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। पिछले 1 साल से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसका भाव 126 रुपये से गिरता गिरता है शेयर पहुँच जाता है 71-72 रुपीज़ के आसपास। 72 रुपीज़ से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है। और अब आप इसके रिटर्न अगर देखेंगे कैलकुलेट करके, तो 42-42% के रिटर्न बना के शेयर ने दे दिए। तो आप बताइए, गिरावट क्या गलत होती है? गिरावट आज तक कभी भी गलत नहीं हुई है। गलत होता हमारा दिमाग, क्योंकि हम गिरावट पे डरते हैं, इग्नोर कर देते हैं, शेयर को कूड़ा समझ लेते हैं और कहते हैं ये शेयर तो कभी भागने वाला ही नहीं है।
जोमेटो को भी आपने कूड़ा ही समझा था, पेटीएम को भी कूड़ा ही समझा था, इवन के रिलायंस पावर को भी आपने कूड़ा समझा था, सुजलोन को भी कूड़ा ही समझा था, छोड़ दिया था। और उसके बाद ऐसा उछाल मारा कि आज तक आप उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। समझ में बात आई है? तो फंडामेंटल एक बार देख लें, सारी चीज़ें देख लें तो रिजल्ट ठीक है, उतने भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। फिलहाल अभी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है, मार्केट कैप छोटा ही है, लेकिन जो भी शेयर्स अभी अच्छा भाग रहे हैं, एक चीज को रट लीजिए कि उन शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट थी या वो अभी बीच में तेजी नहीं दिखाई, उनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। वहीं पर एफआईज आज भी खरीद रहा है, एफआईज कल भी खरीदेगा, लेकिन समझना है जरूरी है कि एफआईज कहाँ खरीद रहा है, जहां पर सस्ता माल है, और आप कहाँ खरीद रहे हैं, जहां पर महंगा माल है। मतलब तेजी दिखाई है, अभी किसी शेयर के अंदर तेजी बनी होगी, आप उस शेयर को खरीद रहे होंगे, गिरावट वाले शेयर को नहीं देखेंगे। तो गिरावट अभी बहुत सारे शेयर्स के अंदर थी, आपने उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया नहीं, आपने सिर्फ ये समझ लिया कि कंपनियां खत्म हो जाएंगी। बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, लगातार 10-10 क्वार्टर निगेटिव नुकसान के बाद शेयर हवा बन जाते हैं। बस बिजनेस में जान होनी चाहिए। तो अगला शेयर का मदरसन सुमी वायरिंग, अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए 5-6% की अच्छी खासी तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर। आप देख सकते हैं कल भी तेजी बनी, आज भी तेजी बनी, क्योंकि बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर, बोनस भी दिया था, बोनस के बाद शेयर के अंदर लगातार गिरावट। और आज का अगर लो प्राइस अगर देखते हैं, वहां से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 9.5-10% ही मान के चलिए, 10% की तेजी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हो गई है। ठीक है, तो कंपनी ये भी बढ़िया है, अच्छा मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, 40% का बड़ी गिरावट है, आने वाले टाइम के लिए बड़ा प्लेयर खरीद के रखता है, और इन्हीं सस्ती कंपनियों को आगे आने वाले टाइम में बड़े दाम पर बेचा जाएगा। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने कल एक न्यूज़ शेयर की थी, उसका थंबनेल था सुपर ब्रेकिंग न्यूज़। कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है, अपने मार्केट शेयर को डबल करने वाली है, अपना बिजनेस डबल करने वाली है। तो 1500 करोड़ रुपए ये कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान में लगा रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रही है। अभी कंपनी का टोटल जो मार्केट शेयर है, फर्टिलाइजर के अंदर कंपनी काम करती है, 12% है, उसको बढ़ा के 25% करने के लिए कर रही है। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स कल देख लीजिएगा पूरी डिटेल में, कल रिजल्ट्स भी आपको दिखाए थे, एक नंबर के रिजल्ट्स होने की वजह से आप देख लीजिए पिछले 6 महीने से लगातार तो तेजी दिखा रहा है, तो तेजी तो काफ़ी बन चुकी है। फिलहाल देखिए मार्केट कैप अभी भी 16,000 करोड़ का है, अगर जान है शेयर के अंदर, कंपनी के पॉजिटिव व्यू हैं, तो आगे भी कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छी खबर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार ये जरूर देख लें कि अच्छी खबर से पहले तेजी बन चुकी है, अच्छी तेजी रिजल्ट्स की वजह से भी कहें, ये भी तो बड़ी तेजी लगातार बन रही है पिछले 1 साल से। ठीक है, और पिछले 1 साल क्या काफ़ी समय से शेयर को लगातार कवर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत नीचे से कवर किया जा रहा है। तो जो चीज़ें होती हैं मजबूत, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है खरीदने बेचने की। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली बता दीजिए कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना नहीं। देखिए वीडियो को आप देखेंगे, अच्छी कंपनी को खरीदना होता है, गिरावट पे खरीदना होता है, ये तरीका है खरीदने का, और समय देना होता है, टाइम देना होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे इस शेयर को खरीदना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, तो इस तरह की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले जीएसटी हो गई, उसके बाद एक्सपेंशन वाली खबर जो कि पारादीप फॉस्फेट्स के अंदर थी 1500 करोड़ की, और अपना मार्केट शेयर डबल करने वाली बात। तीसरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस समय ट्रंप पीछे ही पड़ गए कि इस युद्ध को तो खत्म कराना है, और इस युद्ध को खत्म कराने के बाद वो जाने जाएंगे कि इजराइल ईरान का युद्ध खत्म करा दिया, जबकि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, इससे पहले खबर देखने को आपको मिली थी कि इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध का क्रेडिट वही लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मुझे दीजिए। ठीक है, अभी जो मीटिंग हुई थी आपने देखा, तो पुतिन ने बोला कि अगर आप पिछले अगर देखें राष्ट्रपति होते, आप प्रेसिडेंट होते, ठीक है, पीछे के प्रेसिडेंट आप होते, जो बाइडेन अगर नहीं होता तो शायद ये वाला युद्ध रसिया यूक्रेन का होता ही नहीं। तो इस तरह की तारीफें सुनना ट्रंप को बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ट्रंप ने अभी यहाँ पर जो खबर यहाँ पर अगर फैल रही है तो वो क्या है कि तीनों के बीच में मीटिंग हुई है, एक तो अमेरिका ट्रंप यानी कि जेलेंस्की, और यूरोपियन देशों के बीच में। ठीक है, और खबर किस चीज़ की है कि ये युद्ध समाप्त हो, ये युद्ध समाप्त हो, ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, किसका, जेलेंस्की का भी और रसिया का भी। रसिया की भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसकी टर्म एंड कंडीशन वही है कि लुहांस्क एंड डोनेट्स्क तो उसको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। बाकी का जो एरिया कवर करके रखा हुआ है वो नहीं मिलेगा तब भी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये युद्ध शुरू क्यों हुआ होगा, समझने की कोशिश की कि युद्ध शुरू क्यों हुआ होगा। अमेरिका चाहता ही नहीं कि डिफेंस के सेक्टर में उससे कोई आगे निकले,
और दूसरा क्रिएट करना डिफेंस। उसको लगता है कि दूसरे कंट्रीज इतने हथियार नहीं बना पाएंगे जितने कि हम बना रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध को भड़काने के बाद अमेरिका का ही मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि अब इस मार्केट के अंदर आप देखेंगे उभरता हुआ ड्रोन सेक्टर के अंदर आपने देखा कि ईरान भी निकल कर आया है, इंडिया ने भी बड़ी तरक्की की है, चाइना भी तरक्की इसी तरीके से कर रहा है, रसिया तो आपको मालूम ही है कि कितने हथियार बना चुका होगा, सोचिए। ठीक है, तो इसमें मार्केट किसका डाउन गया है? इसमें मार्केट स्टार्टिंग में तो बढ़ा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर का देखेंगे तो अब इस समय अगर देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि हथियार तो कुछ थे ही नहीं। कैसे हथियार थे अमेरिका के, यूरोपियन कंट्री के, कि रसिया को नहीं हरा पाए? समझ में आता है? ठीक है, उनका मकसद था कि रसिया को कमजोर करना, खत्म करना नहीं, कमजोर करना, ताकि हमारे सामने आगे टिके ना। वैसे तो इच्छाएं काफी बड़ी थी, इच्छाएं तो काफी बड़ी थी, लेकिन चाइना ने, इंडिया ने वो इच्छाएं पूरी होने नहीं दी। ठीक है, अब बातचीत चल रही है, मजबूरी भी है, क्योंकि अगर और ज्यादा इसको करते हैं, और ज्यादा इसको परेशान करते हैं, तो रसिया वैसे नहीं है। रसिया यूरोपियन कंट्रीज को क्या देता है? यूरोप के अंदर गैस और क्या देता है? क्रूड की सप्लाई करता है, डीजल पेट्रोल गैस की। ठीक है, अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत परेशानी। अब आने वाले टाइम में ठंड होने वाली है, ठंड बढ़ने वाली है, तो गैस चाहिए चाहिए, अब वो भी सस्ते दाम पे चाहिए। ठीक है, इस युद्ध को और ज़्यादा भड़काया जाता है। यूरोपियन कंट्री को बोला जाता है कि अभी तक देखिए मामला बिल्कुल सही था कि रसिया से तेल आता था, इंडिया के अंदर प्रोसेस होता था, पूरे यूरोप में जा रहा था, चैन बिल्कुल ठीक थी, यूरोप नहीं डूबा। आप समझेंगे कि डूब कौन गया? यूक्रेन, यूक्रेन का बुरा हाल हो गया। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन है, सिक्योरिटी चाहिए। तो ट्रंप ने बोला, पुतिन ने बोला है कि हाँ सिक्योरिटी आप दीजिए, लेकिन वैसी वाली नहीं कि आप नेटो की तरह देने की कोशिश करेंगे कि हाँ आने वाले टाइम में कभी युद्ध होगा तो आप नेटो की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं, सिक्योरिटी दीजिए, सिक्योरिटी को कोई मना नहीं कर रहा, अभी भी हम सिक्योरिटी ही दे रहे थे। ठीक है, मदद कीजिए, जितना मदद करना चाहते हैं यूक्रेन की, आपको पैकेज देना है पैकेज भी दीजिए, जो देना चाहे वो दीजिए आप। ठीक है, तो यूक्रेन को पैकेज वगैरह कुछ मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो जमीन का जो मामला है वो तो ट्रंप नहीं मानने वाले, क्योंकि अगर वहां पर इतने बड़े युद्ध का कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि नुकसान तो रसिया का भी जबरदस्त यहाँ पर हुआ है, तो कुछ मिलना चाहिए ना रसिया को भी। रसिया को कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर इस युद्ध का फायदा क्या हुआ? ठीक है, युद्ध का कोई फायदा ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ट्रंप ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में अभी मीटिंग कराई जाएगी जेलेंस्की की और किसकी? पुतिन की। तो पहले से ही सेट है सारा मामला कि क्या क्या चीज़ें होनी है। तो आपको मालूम है कि अभी तक जब भी कभी आपने देखा होगा जेलेंस्की को ज़्यादातर टी शर्ट के अंदर ही वो कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर विजिट करनी होती है तो टी शर्ट में चले आते हैं। लेकिन ट्रंप ने बोला और वहाँ के मीडिया ने बोला कि आपके पास कोई सूट नहीं है क्या, इस बार सूट पहन कर आए? तो ट्रंप ने बोला फेबुलस है, बहुत बढ़िया है, ट्रंप के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई। ठीक है, अब आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि आगे की साइड में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है, ये आगे पूरा कंप्लीट होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पुतिन तो तभी मानेंगे कि जब उनको ये वाले 2 एरिया मिलेंगे। हाँ, कवर तो करके काफ़ी रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पीछे हट जाएंगे, बाकी का छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये युद्ध खत्म होने की वजह से भी एक असर देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में जो सेकेंडरी जो टैरिफ लगने वाला था वो शायद ना लगे। लेकिन ये टैरिफ का मैटर एक अलग है, यूक्रेन से टैरिफ का मैटर एक अलग है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जिन देशों ने तेल नहीं लिया उन पर भी 19%, देखिए पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, 19% का टैक्स लगा के रखा है उस पर। बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी देखिए कितना बड़ा टैक्स लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, उससे यहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिले, वो एक अलग की बात है। तो ये खबर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस आगे सीज फायर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो जेलेंस्की बोले कि पहले, यूरोपियन कंट्री बोले कि पहले सीज फायर कीजिए, उसके बाद डील होंगी, कौन कौन सी डील होंगी। लेकिन ट्रंप कह रहे कि नहीं, पहले डील कीजिए, डील पहले होगी, उसके बाद सीज फायर होगा, पहले डील बताइए, जो जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। गिरावटों पे खरीदना, तेजी में बेचना, ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि निफ्टी 50 का बड़ा वेटेज है। तो बड़ा प्लेयर तो कॉल पुट से पैसा कमाता है, और जो तेज तरार है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, वो रिलायंस इंडस्ट्री पे नीचे की साइड में खरीदता है, ऊपर बेचता है, काम धंधा चल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, कोटक बैंक पिछले 5-6 साल से आपको रटवाए जा रहे हैं तोते की तरह, जिसको कुछ नहीं आता है गिरावटों पे इनसे पैसा बन सकता है। आपका रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मजबूत है तो मजबूत में तो काम कर ही सकते हैं। चलिए,
तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर अभी कोटक बैंक के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 1.5% की लगभग यहाँ पर तेजी है। तो आज निफ्टी 50 के अंदर जो अचानक तेजी देखने को मिली है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट देखिए, बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज तेजी है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी से, इसकी वजह से काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनकी वजह से तेजी बनी है। जीएसटी भी उसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।